1857 का विद्रोह, जैसा कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही, नहीं जानते हैं तो कोई भी बात नहीं। मैं आप लोगों को सारा कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, किसी भी व्यवस्था में कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता है। आखिर इतना बड़ा विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ क्यों? इसके पीछे उनकी कुछ अपनी कमज़ोरियाँ थी, या यूँ कहें कि उनकी कुछ गलतियाँ थीं, जो उन्होंने भारतीयों पर थोप दी थी। तो यही हमारे लिए कारण बने, उनके पनपने के कारण। तो इसके लिए बात करते हैं इसमें कारणों की। आर्थिक सुधार, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, तकनीकी कारण, प्रशासनिक कारण। तो आर्थिक कारणों की बात करते हैं तो इसमें रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त आदि व्यवस्थाओं के द्वारा जमींदार एवं कृषक रैयतों आदि पर पड़े भारी करारोपण की वजह से उनकी कमर टूट गई थी, और यहाँ पर आर्थिक ही नीति की वजह से ही यहाँ पर जो कुटीर उद्योग था, यानी कि कहें तो प्रोडक्शन था, वो यहाँ पर बिल्कुल ही लो पड़ गया था, जिसकी वजह से बीवर्स ये बीवर्स हुए, किसान और मजदूर, सैनिक सैनिक आदि सभी बेरोजगार हो गए थे। सैनिक, ये वो सैनिक थे जो पहले राजाओं के यहाँ नौकरी किया करते थे। क्योंकि भारत में जैसा जो भी राजा जमींदार होता था, वह अपने पास 100, 200, 1000, 500, 2000 आदि की संख्या में सैनिक रखता था, जिससे कि उनका गुजारा भत्ता चलता था। क्योंकि अब उन राजाओं की सैनिक क्षमता खत्म होने के बाद वो सेना नहीं रख सकते थे, इसलिए वो सैनिक वहाँ से बेरोजगार हो गए। उनके मन में भी ये विद्रोह की भावना कारण ले रही थी। और फिर बात करें सामाजिक सुधार की, तो अंग्रेजों ने यहाँ पर, देखिए, यहाँ पर अंग्रेजों ने कोई सामाजिक सुधार अपने उद्देश्य से नहीं किया। उन्होंने किया अपनी नीतियों को सरल बनाने के लिए, भारतीयों पर पाश्चात्यवादी विचारधारा को थोपने के लिए, जिससे कि भारत की प्राचीन जो सभ्यता चली आ रही थी, उसको उन्होंने चुनौती दी और उस पर आघात किया। उन्होंने भारतीयों की जो प्राचीन रूढ़िवादी भारतीय थे, उनके मन में ठोस विरोध की भावना पैदा कर दी। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, नरबली नरबली की प्रथा, जो कि आदिवासी समूह छोटे मोटे स्थानों पर प्रचलित थी, जिसमें बलि दी जाती थी, तो अंग्रेजों ने इसे अवैध कर दिया। सती प्रथा, इसमें स्त्री को अपने पति के साथ जलना होता था, क्योंकि भारतीयों की परंपरा रहती है कि कोई स्त्री होती है तो वह अपने पति के साथ ही जीती है, उसके साथ ही मरती है, नहीं तो यहाँ पर उसे नरक सा जीवन भोगना पड़ेगा। अब कभी कभी क्या होता था कि पारिवारिक लोग उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसे जबरदस्ती उसकी आहुति दे देते थे। इस तरीके से ये सारे कुकर्म चले आ रहे थे, कुकर्म ही कहेंगे इन्हें, क्योंकि ये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। बाल विवाह की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, चाहे वो 10 साल की हो, 8 साल की हो, और उसकी शादी ऐसे भी पुरुष से होती है जो करीब 40-45 साल का हो जाता था। तो आप लोग सामाजिक कारण समझ गए हैं। अब बात करते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था कि यहाँ पर 1813 के अधिनियम के द्वारा, आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति दे दी गई थी। उन्होंने यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा स्कूल स्थापित किए, वहाँ के गरीब तबके के लोगों को अपनी ओर तोड़ लिया, अर्थात उन्हें थोड़ी शिक्षा और अच्छी सुविधाएं देकर। और भारत की भी थोड़ी कमी रही थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कट्टरवादी अगर कोई सोच थी तो वह थी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जिसमें कि लोगों को ऐसा समाज से काट कर रखा जाता था जो कि नीचे तबके के लोग बिल्कुल दबा सा महसूस करते थे। क्योंकि उन्हें वहाँ पर अच्छी सुविधा मिलती थी तो वो उनके पास चले जाते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर काफ़ी बड़ा वर्ग तैयार कर लिया था। और धार्मिक कारण, एक कारण सैनिक कारण है और धार्मिक कारण में ये दोनों ही थे, क्योंकि उस समय सामान्य भर्ती नियम आया था, जिसके तहत नागरिकों को जो अपने, जैसे सिख में प्रचलित था कि केस, कंघा, कृपाण, कच्चा और ये चीज़ें रख सकते थे अपने धार्मिक चिन्ह के तौर पर, पंडित जी अपनी चुटिया रख सकते थे, आदि लोगों की भी ऐसी पहचान थी। तो इन सबको उन्होंने ऐसा सैनिक नियम लाया कि ये कुछ नहीं रख सकते हो, मेरे हिसाब से अंग्रेज़ों को सेवाएँ करनी होंगी, भारतीयों को अंग्रेज़ों की सेवाएँ करनी होंगी। तो इसलिए उन्होंने इन सब पर मनाही कर दी, जिससे कि भारतीय कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वह अपना धर्म नहीं छोड़ सकते हैं, अपनी पहचान नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर सैनिक क्षत्रिय वर्ग से थे, या फिर अवध से थे, और अवध में ब्राह्मण, क्षत्रिय ऐसे ही वर्ग से सैनिक थे। तो उन पर भी इसका असर हुआ। और सैनिक कारण की बात करें तो इसमें क्या होता था कि कोई भी सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जाता था कभी भी, चाहे वो कितना ही प्रतिभाशाली योग्य क्यों ना हो, जबकि उसे सैनिक वेतन भत्ता सब कुछ बहुत कम मात्रा में मिलता था। वही उसके समान रैंक के अधिकारी अगर यदि वे ब्रिटिश है तो उसे बहुत ही अधिक मिलता था, इसलिए सैनिक भी आहत थे इससे। और फिर बात करें इसमें प्रशासनिक कारणों की, इसमें प्रशासनिक कारणों में आती है कि उन्होंने जो राजा महाराजा वहाँ से विस्थापित हुए थे छोटे छोटे राज्यों से, उनकी पेंशन बंद कर दी गई, उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया, अर्थात उनकी विरासत को समाप्त कर दिया, जो उनके बाप दादा से उन्हें मिलती थी वह समाप्त कर दिया। उनके बहुत से राजाओं को उन्हें पेंशन पर रखा गया था, अब उनकी पेंशन लाल डलहौजी के आने के बाद समाप्त कर दी गई। सबसे बड़ा कारण बना था काली कारण, जिसने आग का घी का कारण किया, चर्बी लगे कारतूसों की। इसके पीछे एक कहानी बताई जा रही है, कहानी क्या में भी ये घटना सत्य भी हो सकती है, कि बंगाल में एक अछूत या फिर कहें कि निम्न श्रेणी के व्यक्ति ने एक सैनिक से पानी मांगा, तो उसने अपना लोटा देने से इनकार कर दिया था। वह सैनिक उच्च वर्ग से था, तो उसने अपना लोटा देने से मना कर दिया। तो उस नौकर ने कहा, दमदम में एक कारखाना में वह काम करता था, उसने कहा, अरे मुझे लोटा देने में हिचक रहे हो, तुम्हारा तो वर्ण जाति कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें थोड़े दिन बाद चर्बी लगे कारतूस काटने होंगे। चर्बी उसमें शुगर और गाय की चर्बी होती थी। दरअसल बात यह थी कि जो पुरानी बंदूक थी ब्राउन बैस के स्थान पर अब नई एनफील्ड राइफल आ गई थी, जो कि काफ़ी बेहतर और उच्च क्वालिटी की थी, आधुनिक थी। तो उसमें कारतूस को गीला रखा जाता था, उसे उसके रेपर को मुंह से काटना पड़ता था, फिर उसे डालना पड़ता था। यह मुसलमानों और हिंदुओं के लिए, दोनों लोगों के लिए ही बहुत ही घातक थी, क्योंकि इसमें कोई भी, जैसे मुसलमान भाई हैं वो सुअर के मांस को छूना, क्या उसे सुअर कहना भी वर्ड उनके लिए गलत होता है, तो इसलिए वो उसे बहुत ही अवॉइड करते थे। और जो हिंदू धर्म में भी पवित्र मानते हैं, तो उसके मांस को वो पवित्र मानते हैं, उसके मारना तो बहुत कम ही है, उसे लोग मतलब किसी हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो फिर उसके मांस को समझ लीजिए कैसे काट सकते हैं वो लोग मुँह से। तो इसमें सबसे पहला विद्रोह हुआ 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे, बैरकपुर क्षेत्र में तैनात थे। उन्होंने विद्रोह किया और अपने 2 अधिकारियों को मार दिया। ऐसे ही यह विद्रोह बलिया में भी
नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा हुआ। जितने भी मैंने अभी तक कारण बताए हैं, धीरे-धीरे यह कारण ने सामूहिक रूप ले लिया और चर्बी लगे कारतूसों की वजह से यह घटना आग की तरह फैल गई सभी ओर। कहा जाता है कि यह विद्रोह एक संगठित तरीके से हुआ था, क्योंकि इसमें अब बातें आ रही हैं कि रोटी और गुलाब के फूल का प्रचलन था। क्योंकि ये प्रत्येक छावनी में गुलाब का फूल एक दूसरे छावनी से भेजा जाता था और वहाँ का अगर कोई भारतीय उसे एक्सेप्ट कर लेता था तो माना जाता कि हाँ, वो हमारे साथ है। और रोटियों का प्रचलन था गाँव में। गाँव से जैसे एक मुखिया होता था, वह अपने गाँव से कुछ रोटियाँ ले जाता था, अगले गाँव में देता था। यदि वहाँ का मुखिया उन्हें एक्सेप्ट कर लेता तो माना जाता था कि हाँ, ये भी विद्रोह में शामिल हैं। जैसे एक मौलवी साहब थे, उन्होंने भी यहाँ पर विद्रोह रचने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उन्होंने एक सैन्य टुकड़ी भी तैयार की थी अपनी। तो इसके लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार हो चुका था धीरे-धीरे, अब इसे बस फूटना ही बाकी था। 20वीं इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा बगावत करने के बाद के बाद उस इन्फेंट्री को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया और सैनिकों को बड़ी मात्रा में दंडित किया। कुछ सैनिकों को तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया गया, जिससे कि अन्य सैनिक डर जाएँ। लेकिन वह सैनिक जब बाज़ार में जाते थे तो वहाँ के नागरिकों से उनका मिलनसार होता था, तो उन्होंने उन लोगों को ताने दिए कि तुम बताओ कैसे भारतीय सैनिक हो? हालत है तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने साथियों को तोप से उड़ा दिया। तो उन सैनिकों ने क्या किया, मेरठ में अपने अधिकारियों को मारा और वहाँ से सारे कैदियों को, जितने भी कैदी थे, उन्हें छुड़ा लिया और सभी सैनिक लोग रात में उन्हें मारकर पूरी छावनी में लूट-पाट करके वो सारा आम्मुनिशन लेकर चले गए। कहाँ गए? अब उनके पास कोई वो ठिकाना ही नहीं था। तो सबसे पहले उन्होंने रात ही रात 10 मई को ये विद्रोह शुरू हो गया था। तो वो सबसे पहले गए दिल्ली की ओर, उन्होंने प्रस्थान किया और 11 मई को भी दिल्ली सुबह-सुबह पहुँच गए। सूरज नहीं निकला था, बहादुर शाह जफ़र अपने लाल किले में, चूँकि उस समय रमज़ान का महीना था, तो वो रोज़ा खत्म करने से पहले अपना भोज करके उठ रहे थे। तो उन्होंने देखा बाहर कुछ कोलाहल हो रहा है, तो उन्होंने देखा और इसे अपने एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसे सूचित किया कि देखो पीछे क्या है। और जबकि उन्हें सैनिक सैल्यूट कर रहे थे कि हम मेरठ से आए हुए हैं और हम आपकी शरण चाहते हैं। और सैनिकों ने यहाँ पर तैयारी की कि एक तो पीछे रास्ते से टुकड़ी आई, एक आगे के रास्ते से। पीछे के रास्ते वाले जब तक इधर उन्हें भगाने में लग गए, तब तक सामने से उधर से टुकड़ी आई, उसने दरवाज़ा खोल दिया और इधर वाले सैनिक भी उसके अंदर प्रवेश कर गए और उन्होंने अंग्रेज़ अधिकारियों को मार भगाया वहाँ से और अंग्रेज़ों का कब्ज़ा दिल्ली से छूट गया, अर्थात दिल्ली अंग्रेज़ों से मुक्त हो गई। और बहादुर शाह जफ़र के सामने सैनिकों ने शर्त रखी कि यदि वह उनका नेतृत्व स्वीकार करें और उनसे क्षमा याचना भी की कि वह उनका नेतृत्व स्वीकार कर लें, क्योंकि भारत में अभी तक मुगल राज सत्ता को वैधानिक सत्ता प्राप्त थी। तो इसलिए सैनिक मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के पास गए। बहादुर शाह जफ़र के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो उन्होंने इस विद्रोह को भी स्वीकार कर लिया और इसके नेता बने। ऐसे ही ये विद्रोह धीरे-धीरे फैलते हुए अवध में आ गया। अवध में नवाब वाजिद अली शाह थे, विद्रोह जारी रखा धीरे-धीरे। 4 जून के बाद 3 जून को यह सूचना कानपुर आई। कानपुर ने भी नाना साहब और तात्या टोपे ने मिलकर विद्रोह शुरू किया। नाना साहब ये वही थे जो पेशवा के वंशज थे, इन्हें विस्थापित करके यहाँ पर कानपुर में बिठूर के पास कर दिया गया था और इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। और बरेली में विद्रोह हुआ, फैज़ाबाद में भी विद्रोह हुआ, विभिन्न स्थानों पर विद्रोह हुआ, जिसमें और बिहार से एक पुस्तक विक्रेता था पीर अली, सबसे अधिक भाषण में उसके भाषणों ने सैनिकों में जोश भरने की, नागरिकों में जोश भरने का काम किया। और आरा से वीर कुंवर सिंह लड़े, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लगी। इन सभी के विद्रोह को अंग्रेजों ने बड़ी ही वीरतापूर्वक निर्ममता से दबा दिया। इसमें 3 ब्रिटिश अधिकारी मारे गए थे। नील, ये क्वेश्चन बहुत आता है, कौन से ब्रिटिश अधिकारी मारे गए थे? कर्नल नील, हैवलॉक, लॉरेंस, ये 3 युद्ध करते हुए मारे गए थे। कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, लखनऊ, दिल्ली आदि सभी स्थानों पर अंग्रेजों ने 1858 तक लगभग कब्जा कर लिया। और जितने भी उस भारतीय विद्रोही थे या नेता थे, वो सारे के सारे समाप्त हो गए, या तो फिर नेपाल चले गए, जैसे जीनत महल भागकर नेपाल चली गई। नाना साहब भी आज सबसे लास्ट तक विद्रोह जारी रखा नाना साहब पर, लेकिन उन्हें भी एक विश्वासघाती के द्वारा पकड़ा दिया गया था। तो इस तरीके से ये विद्रोह सफल होते होते असफल हो गया, क्योंकि इसमें भारतीय राजाओं की भी थोड़ी कमी थी। बहुत से भारतीय रजवाड़े थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जिसमें सबसे बड़े सिंधिया थे, कुछ राजपूत भी थे, वो भी कोई अछूते नहीं हैं यहाँ पर, वो भी इस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। अब हम बात करते हैं इसके असफलता के कारणों की। कुशल नेतृत्व का अभाव, कोऑर्डिनेशन ना होना। जैसे कि लखनऊ में विद्रोह हो रहा है, तो यहाँ पर आरा में विद्रोह की कोई सूचना ही नहीं है, कोई अपने मन से शुरू कर रहा है, कोई एक दूसरे की बात नहीं मान रहा है, उस तरीके से ये विद्रोह होता रहा। शिक्षित लोगों का समर्थन नहीं रहा इसे, सबसे बड़ा कारण था इसका, शिक्षित लोगों का समर्थन नहीं था। और मुख्य उद्देश्य राष्ट्र प्रेम ना होकर अपने स्वार्थ था। आप लोगों ने जितने भी कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, लखनऊ सभी और आरा, इन सभी स्थानों में सभी शासक अपने अपने राज्य क्षेत्र के लिए लड़े, ना कि वो इस भावना से, देश प्रेम की भावना से लड़े थे। इसकी भी थोड़ी कमी थी। हालांकि उन्हें ये अमली जामा पहनाया, उनकी वीरता को देखते हुए यह अमली जामा पहनाया गया कि वो राष्ट्र की भावना से लड़े। फिलहाल लड़े, हम उन्हें यही कहेंगे कि वो विद्रोह में शामिल हुए थे। जिसके द्वारा यह रिपोर्ट दी गई थी कि जिसने रिपोर्ट दी थी कि कंपनी एक व्यापारी कंपनी से शासक बन गई थी, अतः उसे शासन अपने हाथों में लेना नहीं चाहिए था, प्रत्यक्ष रूप से शासन अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए थे, जिससे भारतीय रुष्ट हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। और इस रिपोर्ट द्वारा एक सही सुझाव यह दिया गया था कि जिसमें जो सवर्ण यानी कि उच्च जाति के जो सैनिक थे, ज़्यादातर सैनिक अवध से थे, उन्हें अवध और बैरकपुर यानी कि यहाँ पर बंगाल से जितने भी सैनिक थे, उनकी संख्या घटाकर गोरखा और जाट, पहाड़ी, इन सैनिकों को रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। राजपूतों की संख्या कम कर दी जाए, पठान और गोरखा सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाए। और फिर अंग्रेजों ने इसमें भारतीय सैनिकों की संख्या को घटाकर अंग्रेजों की संख्या को बढ़ाया गया। हालांकि अंग्रेज भारतीयों के बराबर नहीं, लेकिन उस अनुपात को बढ़ाया गया काफ़ी हद तक। अब 1858 के बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने भी अपनी नीतियों में थोड़ा बदलाव किया और यह बात जब ब्रिटेन में पता लगी तो ब्रिटेन की सरकार ने भी इसके ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास किया और वहाँ से लाने का पत्र आया 1 नवंबर 1858 को। उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इसे
इलाहाबाद के पार्क में पढ़ा कि मैं लॉर्ड कैनिंग अब से वायसराय हूँ और ये शासन कंपनी का शासन नहीं रहेगा, अब यह शासन ब्रिटेन के क्राउन के अधीन चलेगा, अर्थात ब्रिटेन की महारानी भारत की ही रानी होंगी। और इसके लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जिसे अब वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय की शक्तियाँ थोड़ी सी बढ़ गईं। अब वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी रहता था और उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जिसके लिए वहाँ पर एक कार्यकारिणी परिषद होती थी और यहाँ पर गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय के लिए भी कार्यकारिणी परिषद होती थी और शासन चलता रहा। अब आने वाले अधिनियमों में इसी सुझाव को और बेहतर किया जाएगा। रानी ने यहाँ पर घोषणा की अब जितने भी राज्य हैं उनका किसी का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक बात बहुत सफाई से कही कि जितने भी जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजाओं के साथ अनुबंध किए हैं अर्थात जो संधियाँ की हैं वह ज्यों की त्यों लागू रहेंगे। और यहाँ पर एक सबसे गुड़ बात है कि भारत की साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया बन गई एक ही झटके में, क्योंकि अभी ब्रिटिश पूरे भारत पर कब्जा नहीं किए हुए थे, लेकिन अब उन्हें पूरे ब्रिटिश भारत का शासक घोषित कर दिया गया। इस तरीके से यह विद्रोह समाप्त हो गया। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो बताइए। धन्यवाद।